दोस्तों फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं अनिमेश आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो हमको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। अभी की कंडीशन के हिसाब से क्या हमारी सोसाइटी सही राह पे चल रही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ओपन एआई, तमाम ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जो हम लोगों का काम आसान भी कर रही हैं और किसी किसी डोमेन पे, किसी किसी स्पेक्ट्रम पे हम पे असर कर रही है। तो आज की कहानी एक ऐसे जीनियस की है जिसका आईक्यू एल्बर्ट आइंस्टीन से ज्यादा था। क्यों उसने जुर्म की दुनिया चुनी और उसका परिणाम क्या हुआ, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक साइकोलॉजी जो होती है एक क्रिमिनल की, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट काफी हद तक होता है। तो बिना विलंब किए आज की कहानी में बताता हूं। ये कहानी एक ऐसे जीनियस की है जिसका आईक्यू 167 था। अमूमन जिसका आईक्यू 130 भी होता है उसको मतलब जीनियस माना जाता है। यहाँ तक कि इस व्यक्ति का आईक्यू इतना था कि एल्बर्ट आइंस्टीन भी इससे कम आईक्यू के थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की, वो भी महज 15 साल की उम्र के लमसम थे तब इन्होंने वहाँ पढ़ाई की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ बड़े से बड़े लोग भी एडमिशन के लिए तरसते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं ये 25 साल की उम्र में। आप बस सोच सकते हैं कि 25 साल की उम्र में कोई व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर बन जा रहा है, वो भी गणित सब्जेक्ट को लेकर, मैथ को लेकर, तो उसका आईक्यू कितना हाई रहा होगा। 20 साल तक दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI जो अमेरिका की है, वो भी इस व्यक्ति को पकड़ने में नाकामयाब रही। और इन्होंने एक सोसाइटी के बारे में प्रेडिक्शन किया था कि जितने भी ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये आगे चल के मनुष्य को, हमारे और आपके जैसे लोगों को गुलाम बना देगी। और आज हम देख सकते हैं वो वैसी चीज़ें हो रही हैं। एक परिवार में 5 लोग हैं जो पहले बात किया करते थे, आज अपना फ़ोन, सब लोग अपना अपना फ़ोन लेके सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, वीडियोस देख रहे हैं, आपस में बात करने का टाइम नहीं है। तो इस जीनियस में इसी नेगेटिविटी जो आने वाली है टेक्नोलॉजी की वजह से, उसके ऊपर शोध किया था और इसी के कारण शायद उन्होंने क्राइम की दुनिया चुनी। तो मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के टेड काचिंस्की के। शिकागो सिटी के ये रहने वाले थे। 1942 में इलिनॉइस एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। माफ़ करिएगा, 13 नहीं, 16 साल की उम्र में हार्वर्ड में इनका एडमिशन हुआ था। वहाँ इन्होंने स्कॉलरशिप भी पाई और अपना ग्रेजुएशन प्रोग्राम करना स्टार्ट कर दिया। आगे चले, हार्वर्ड से इन्होंने पढ़ाई पूरी की। एक और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, मिशिगन यूनिवर्सिटी। वहाँ से ये मास्टर्स हासिल करते हैं अपना। ऐसे ही साल बीतते हैं, पहला साल आता है इनका, और जब ये मास्टर्स कर लिए थे तो इन्होंने फिर PhD की मिशिगन यूनिवर्सिटी से। तो मिशिगन यूनिवर्सिटी से जब ये PhD कर रहे थे तो इन्होंने थीसिस लिखी थी, कुछ रिसर्च पेपर लिखे थे, जिसको पढ़ के वहाँ के जो प्रोफेसर थे, सीनियर प्रोफेसर थे, वो भी आश्चर्यचकित हो गए। और उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई इतने कम उम्र में इतनी ज़्यादा बातें कैसे लिख सकता है, और बातें भी ऐसी जिसको समझने वाले पूरे USA में केवल 1 या 2% ही लोग होंगे। जीनियस इतना कि कोई भी एग्ज़ाम में सेकंड रैंक ही नहीं आई। जिस परीक्षा में वो बैठे वहाँ पे फर्स्ट रैंक ही आई उनकी, कभी सेकंड रैंक नहीं आई। समय बीतता गया, उनको ऐसा लगने लगा कि ये पेपर जो होते हैं, जो परीक्षाएं हैं, ये उनके लेवल की नहीं है। वो बोर होने लगे।
उन्होंने तो सोचा कि उनके इंटेलिजेंस का तो ये 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है। उनकी साइकोलॉजी बदली और फिर वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों से विमुख होने लगे। पीएचडी करने के बाद मिशिगन यूनिवर्सिटी से बर्कली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी इन्होंने पाई, जो तब इनकी उम्र उस समय 25 साल थी। पढ़ाने लगे, कुछ महीने लमसम 1 साल लमसम वहां पढ़ाया। उसके बाद इन्होंने वो यूनिवर्सिटी से रिजाइन दे दिया और अपना घर बार सारे कनेक्शन छोड़ के वो एक सुनसान जगह चले गए। मोंटाना में लिंकन शहर है, वहीं पे इन्होंने अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं पे वो रहने लगे। कई कारण थे। पहली बात, इनको लगता था कि ये परीक्षाएं उनके लेवल की नहीं है, कोई ज़्यादा मित्र नहीं था क्योंकि आईक्यू इतना ज़्यादा था। लोगों से बात करने में इनको कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि किसी की समझ ही उस लेवल की नहीं थी। तो ये अब मोंटाना के लिंकन शहर में रहने लगे, जहाँ ना ही बिजली थी, ना ही पानी था, ना ही बेसिक नीड्स, और सुनसान जगह पे रहते थे जहाँ पे कोई गाड़ी आड़ी भी नहीं आती थी जाती थी। और ऐसी जगह को उन्होंने क्यों चूज किया, इसके पीछे भी एक कारण है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब 6 साल बीत गए, 7 साल बीत गए। टेड काचिंस्की का किसी को कोई खबर नहीं, कहाँ रहते हैं, कोई कनेक्शन नहीं। माँ बाप ने भी उम्मीद छोड़ दी कि वो वापस आएंगे। अब साल है 1978 का, दिन है 25 मई। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में क्रिश्चियन एनलॉय नाम के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करते थे उस समय, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। उनके पास एक पार्सल आता है। पार्सल डाक विभाग का कर्मचारी लेके आता है और डाक विभाग का कर्मचारी ये बताता है कि प्रोफेसर साहब, ये पार्सल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पड़ा था, जिसमें लिखा था कि अगर ये डिलीवर ना हो पाए तो क्रिश्चियन एनलॉय को वापस कर दिया जाए, और ये आपका एड्रेस भी दिया है। अब क्रिश्चियन एनलॉय को थोड़ा शक हुआ। उन्होंने कहा कि ये मेरा पार्सल नहीं है, माफ करिएगा, और उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस आती है, पार्सल को ऊपर से देखती है, थोड़ी लापरवाही करती है और पार्सल को खोलती है। जब पार्सल को खोलती है तो एक धमाका होता है, ज्यादा बड़ा नहीं पर इतना था कि पुलिस वाले जख्मी हो गए, और प्रोफेसर जो थे वो कुछ दूरी पे खड़े थे, तो उनको किसी भी तरीके की कोई चोट नहीं आई, थोड़ी बहुत खरोच अरोच आई थी बस। अब पुलिस ने कहा कि ये तो छोटा मोटा धमाका है, उसको बड़े कम लेवल पे ही उसको सुलझा दिया कि किसी ने ये हरकत की है, हम जांच करेंगे, और मामला वहीं रफा दफा हो गया। कुछ महीने बीते, ऐसे ही सेम पार्सल एक स्टूडेंट के पास जाता है। स्टूडेंट के पास जाता है, स्टूडेंट पार्सल खोलता है, धमाका होता है, जो स्टूडेंट होता है वो इंजर्ड हो जाता है। अब पुलिस को खबर लगती है, पर पुलिस फिर भी क्योंकि कई महीने बीत चुके थे, दोनों कड़ियों को जोड़ा नहीं, तो पुलिस ने इस कहानी को वहीं रोक दिया, कहा कि ये कुछ किसी छोटे मोटे व्यक्ति का काम है। अब पुलिस के कान तब खड़े होते हैं जब शिकागो से वॉशिंगटन जाने वाली एक फ्लाइट नंबर 444, ये बात है नवंबर 5, 1979 की। पायलट जो होता है फ्लाइट का, देखता है कि बैगेज जहां रखा जाता है वहां से धुआं आ रहा है। समझदारी दिखाता है, इमरजेंसी लैंडिंग करता है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस जाती है, वो बॉक्स खोलती है, कार्रवाई करती है, बड़े सावधानी से करती है, तो देखती है कि उसमें बॉम्ब था। अब कुल मिला के तकरीबन 125 से 130 पैसेंजर प्लस क्रू मेंबर उस प्लेन में थे, और उस बॉम्ब का मकसद यही था कि उस प्लेन को पूरी तरीके से उड़ा दिया जाए और उसमें बैठे जितने भी लोग थे उनको मार दिया जाए। अब पुलिस सक्के में आती है, उसको समझ नहीं आता है कि ये भाई ये तो बहुत बड़ा मामला है, ये प्लेन उड़ाने की धमकी नहीं, प्लेन उड़ाने की साजिश हुई है, इसको
अब कैसे किया जाए? तब पहली बार FBI, USA की FBI है, वो आती है पूरे सीन में, रिसर्च करती है, जांच पड़ताल करती है, जो बम मिले थे उसकी जांच होती है, तहकीकात होती है, कुछ गवाही ली जाती है, लोगों से पूछा जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता है। जो केमिकल्स भी मिले थे वो भी काफ़ी कॉमन थे, तो कोई फिंगरप्रिंट या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिली थी। तो FBI को समझ नहीं आया कि ये आखिर बम भेजा किसने। अब जांच चल रही है, कुछ महीने बीतते हैं, तभी US एयरलाइंस के मालिक पर्सी वुड्स, बहुत बड़ी एयरलाइंस है, उसके मालिक थे, उनके पास सेम पैकेट जाता है। अब पर्सी वुड्स जब ये खोलते हैं, धमाका होता है, उनको काफी चोट आती है। अब पुलिस सक्रिय, क्योंकि बड़ा व्यक्ति है, उसके यहाँ धमाका हुआ। अब धीरे धीरे करके ये धमाके बढ़ने लगे, सबके पास पार्सल जाता है, धमाका होता है, कुछ लोग जख्मी होते हैं। तो पुलिस और FBI को समझ नहीं आया था कि ये मामला क्या है, कैसे हो रहा है। ऐसे ही समय बीतता गया। 1979 मतलब 1979 में एयरप्लेन में वो बम पाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे कभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास जाता, कभी प्रोफेसर्स के पास जाता, ऐसे ही बम जाने लगे। अब साल आता है 1985। एक कंप्यूटर शॉप में भी एक इस तरीके का बम जाता है, पार्सल बम। और जब वो शॉप ओनर इसे ओपन करता है तो धमाका होता है, और इस धमाके में पहली बार किसी व्यक्ति की जान जाती है। अब FBI फुल फोर्स से इसकी तहकीकात करने लगती है। इतने साल हो गए, तकरीबन 7-8 साल होने को आए थे, FBI के हाथ में कुछ नहीं लगा था। पहला क्लू 1987 में मिला, जब वहां जांच किया गया कंप्यूटर शॉप के अगल बगल। CCTV उस समय उतने नहीं थे, 1-2 जगह थे। तो जब निकाले गए तो एक स्केच आया, और उस व्यक्ति का स्केच आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। पर उस स्केच से भी लोगों को पहचानने में काफी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि जो व्यक्ति का स्केच था उसने हुडी पहनी थी और चश्मा पहना था, तो लोग पहचान नहीं पाए थे कि ये कौन व्यक्ति है। अब धीरे धीरे 1993 का समय आता है। कई बॉम्ब आ चुके थे, मैंने आपको बताया। स्टूडेंट्स के पास जाते जाते ज़्यादा बॉम्ब स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, कंप्यूटर वाले, ऐसे ही एडवोकेट्स लोगों के पास जाया करते थे। 1994 में एक ऑयल कंपनी में काम करने वाले बहुत बड़े एडवोकेट थे, कॉर्पोरेट एडवोकेट थे, उनके पास ये बॉम्ब जाता है। वो ओपन करते हैं और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब ये मृत्यु 2 हो गई। FBI को अभी भी, ये बात आप समझ लीजिए, 1978 से लेके 1995 हो गया, तकरीबन 18-19 साल, FBI के पास कोई सबूत नहीं है कि कौन ये बॉम्ब भेज रहा है, क्यों धमाके कर रहा है। कोई मोटिव नहीं है, कोई धमकी भरा खत नहीं है। चीजें चल रही हैं, FBI का हाथ अभी भी खाली का खाली है। अब 1995 का साल आता है, 1995। एक लकड़ी के बहुत बड़े कारोबारी थे, उनके पास ये बम जाता है, वो खोलते हैं और इस बार भी वो मर जाते हैं। अब टोटल 3 मृत्यु हो चुकी है। 17 साल बीत चुके हैं। पार्सल बम के बारे में FBI, लोकल पुलिस, प्राइवेट एजेंसी, कोई भी जो भी इस विषय की जांच कर रहा था, उसके पास किसी भी तरीके का कोई सबूत नहीं था। अब FBI क्या करती है कि अब वो सारे पिछले 18-19 साल में जितने भी ऐसे इंसिडेंट हुए पार्सल बॉम्ब के, उनकी एक नई तरीके से जांच शुरू करती है और सारी कड़ियां जोड़ने लगती है। और पहली बार इस व्यक्ति को या ऑर्गेनाइजेशन, अभी भी FBI को पता नहीं है, उसको नाम दिया जाता है यूना बॉम्बर, मतलब यूनिवर्सिटी एंड एयरलाइंस बॉम्बर, यूना बॉम्बर। अब FBI को एक चीज समझ में आने लगती है कि इस व्यक्ति का या तो यूनिवर्सिटी से कोई कनेक्शन है, या कोई मतभेद है, या एयरलाइन से मतभेद। धीरे धीरे 1995 बीत जाता है, 20 साल होने को आए, कोई खबर नहीं। तभी एक दिन अचानक से
न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा पेपर है, उनके पास एक लेटर आता है और लेटर में लिखा रहता है कि लेटर के साथ एक मैनिफेस्टो आता है। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जिसे बोलते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ अभी चुनाव होता है, हर जगह चुनाव होता है, तो नेता लोग जो होते हैं अलग अलग पार्टी के एक घोषणा पत्र देते हैं कि अगर वो चुन के आते हैं, उनकी सरकार आती है, तो वो ये चीज लागू करेंगे अपनी सरकार आने के बाद। तो वैसे ही न्यूयॉर्क टाइम के पास जो पहला लेटर आया था और घोषणा पत्र आया था, वो एक अहम सबूत की तरह इस्तेमाल हो सकता था। खत में लिखा था सिंपल सी बात कि जो मेरा मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र मैंने आपको इस धमकी भरे खत के साथ लिखा है, अगर आप उसको अपने पेपर्स में पब्लिश करते हैं, अखबार में वो प्रकाशित होता है, तो ये हमले बंद हो जाएंगे। अब उसमें यह भी लिखा था कि ये जो टेक्निकल एडवांसमेंट है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ है, उसके वजह से आम आदमी की आज़ादी जो है वो कहीं ना कहीं छिन जा रही है। उस समय इंटरनेट का दौर था, लोग धीरे धीरे अब चीज़ें समझने लगे थे, तो एक दूसरे से कटने लगे थे। तो उस खत में यही लिखा था कि इट्स टेक्नोलॉजी की वजह से आने वाले समय में आदमी स्वार्थी हो जाएगा, एक दूसरे से मतलब नहीं रखेगा और वो अपनी आज़ादी खो देगा। और मेरा काम केवल इतना है कि मैं एक धमाका करके इन धमाकों से इन लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। और आप मेरा मैनिफेस्टो जो है, मेरा घोषणा पत्र अपने अखबार में प्रकाशित करिए, और जब प्रकाशित हो जाएगा तब ये बम आने बंद हो जाएंगे। अब भाई FBI को खबर लगती है, FBI जाती है, वहाँ सारी जांच पड़ताल करती है। FBI मैनिफेस्टो को पढ़ती है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी थी जो ह्यूमन रेस के लिए या नागरिकों के लिए नुकसानदायक थी। तो FBI ने कहा चलो इसको पब्लिश करते हैं, इसको अखबारों में प्रकाशित करते हैं, पर हम प्रिंट नहीं कराएंगे, हम जो खत आया है उसको सेम टू सेम प्रकाशित कराएंगे और सेम टू सेम उसको मैनिफेस्टो अखबार में पब्लिश कराएंगे, ताकि अगर कोई इस व्यक्ति की राइटिंग पहचान पाया तो हमको नया क्लू मिल जाएगा और शायद हम इस टेररिस्ट को या यूना बॉम्बर जो आदमी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसको पकड़ सकते हैं। पब्लिश होता है, पूरे देश भर में अखबार जाता है, कोई खबर नहीं आती। 1 महीना 2 महीना धीरे धीरे करके 6 महीने बीत जाते हैं। FBI के हाथ में अभी भी कोई सबूत नहीं आया। अब सरकार की तरफ से भी प्रेशर बढ़ रहा है, FBI को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीजें चल रही हैं। 6 महीने बाद एक व्यक्ति FBI ऑफिस में पहुंचता है और बताता है कि ये जो खत है और इसमें जो हैंड राइटिंग है, मैं जानता हूं ये किसकी है। तो FBI वाले पूछते हैं कि अगर आपको पता है कि ये हैंड राइटिंग किसकी है तो आप 6 महीने तक कहां थे। तो इस व्यक्ति ने बताया कि जब मैंने ये लेटर और मैनिफेस्टो पहले पढ़ा तो मुझे कुछ शक हुआ, तो मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया और अपनी एक इंडिपेंडेंट जांच करवाई, और जब मुझे कंफर्म हो गया तब मैं आपके पास आया हूं। तो ये FBI वाले उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं। तब वो व्यक्ति बताता है कि मैं डेविड केजेंस्की हूं, मेरा नाम डेविड केजेंस्की है, और ये जो लेटर लिखा है ये हैंड राइटिंग मेरे भाई टेड केजेंस्की की है, वही जीनियस जिसका IQ एल्बर्ट आइंस्टीन से भी ज्यादा था, जो महज 13 साल की उम्र में, माफ करिएगा 16 साल की उम्र में हार्वर्ड में दाखिला लेता है, 25 साल की उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है PhD करके। आप सोच सकते हैं उस व्यक्ति का IQ कितना ज्यादा है, कितना होशियार था कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी FBI को भी 20 सालों तक चने चबाए और पकड़ नहीं पाए। अब ये बात FBI को पता चल गई। FBI कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहती थी, तो वो टेड केजेंस्की के भाई डेविड केजेंस्की से कहती है कि हम आपकी बात पे सोलली भरोसा करके टेड को गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी चीजें जब भी चल रही थी तभी हुआ यूं कि जिस प्राइवेट डिटेक्टिव को टेड के भाई डेविड ने हायर किया था, उसने ये सारी चीजें अपने एक दोस्त जो मीडिया में काम करता था उसको बता दी थी। अब मीडिया में खबर आ गई, अब खबर आ गई तो सबको पता चलने लगा। तो FBI के हाथ पांव फूल गए कि अगर टेड ने जो जीनियस था उसको अगर ये खबर लग गई तो कहीं वो भाग ना जाए।
तो हड़बड़ी में FBI ने तुरंत अपनी टीम के साथ लिंकन शहर में जो जगह थी, जहाँ पे झोपड़ी उन्होंने बनाई थी, जहाँ पे वो रहते थे, उसकी तरफ गए और वहाँ जाके टेड को गिरफ्तार किया। जब टेड को गिरफ्तार किया, उस एरिया का सर्च हुआ सब, तो वहाँ पे बम बनाने की विधि थी, कई सारे नोट्स थे, किताब थी, और कोई भी डिजिटल ब्लूप्रिंट टाइप की चीजें नहीं थी। और जब धीरे धीरे सारी चीजें सामने आई तो पता चला कि टेड वहाँ पे इतने सालों से रहता था। बम बनाने के लिए वो जो सामान होता था वो अगल बगल के घरों से चुराया करता था, और जिस घर में रहता था, रेगन्स करके परिवार था, वहाँ के 3 कुत्तों को भी उसने मार डाला था। मतलब मकान मालिक का एक कुत्ता था, बाकी भी 7-8 कुत्तों को उसने मारा था, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस करते थे। और टेड केजेंस्की ने वो जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक का आवाज नहीं आती थी, शांति थी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि उन्होंने एकांत जगह क्यों चुनी थी। तो एकांत जगह चुनने का कारण ही यही था कि वो अपने आप में खोज करना चाहते थे, अपने आप को समझना चाहते थे कि उनका जन्म किस लिए हुआ है, क्या ये ह्यूमन रेस मैनकाइंड सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। अब टेड केजेंस्की को जब पूछा गया तो 1996 का वक्त था और मई का महीना था। ये देखिए, मतलब जब उन्होंने पहली बार बॉम्ब दिया था और जब पकड़ा है तो महीना सेम था। 1996 की बात है, तब तक टोटल 16 बम उन्होंने भेजे थे। टेड केजेंस्की ने बताया कि मेरा पहला जो मकसद था वो यही था कि इस जनरेशन को आगाह करने का कि अगर आप टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करते हैं तो आपकी गुलामी निश्चित है, आपकी आजादी छिन जाएगी। और दूसरा रीजन ये था कि जब वो मैथ लेके पढ़ रहे थे अपनी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट था। अब साइकोलॉजी सब्जेक्ट से उनको चिढ़ इसलिए थी, उनको दिक्कत इसलिए थी कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट में एक क्लास होती थी जिसमें लोगों के एक्सप्रेशन रिकॉर्ड किए जाते थे, उन्हें दिखाया जाता था। तो कभी इनको गाली दी जाती थी, फिर रिकॉर्ड होता था, फिर प्रोफेसर इनको बताते थे कि देखो जब हम तुम्हें गाली देते हैं तो तुम्हारे चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन आता है, या हम तुम्हें झापड़ जब मारते हैं तो तुम्हारे चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन आता है। तो ये उनको काफी ह्यूमिलेटेड लगता था, उनको लगता था कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको लगता था कि उनको नीचा दिखाया जा रहा है। तो इसीलिए वो यूनिवर्सिटी के लोगों से चिढ़ते थे। और बाकी हमले उन्होंने इसलिए किए क्योंकि ये बड़े बड़े पद पे कुछ लोग थे जिनका इन्फ्लुएंस था, जो मतलब लोगों को बलगराते थे, गलत मैसेज भेजते थे। 1996 में उनकी गिरफ्तारी होती है और 4 मई 1998 को वो अपना सारा जुर्म कोर्ट में कबूल कर लेते हैं। उनको उम्र कैद की सजा होती है, वो आज तक जेल में ही है, तकरीबन 80 साल के हैं। तो ये कहानी थी एक ऐसे जीनियस की जिसको अपने आप को ढूंढना था। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार ऐसे जीनियस होते हैं या लोग होते हैं जो इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को नहीं ढूंढ पाते। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम कौन हैं। दुनियादारी से अगर हट जाया जाए तो ये एक सवाल है कि आखिर में हम कौन है और हमारा जन्म क्यों हुआ। इसीलिए कई लोग पूरे विश्व के भारत में आते हैं क्योंकि यहाँ पे वो अपने आप की, अपने अंतरात्मा की खोज कर पाते हैं। बड़े बड़े लोग, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जूलिया रॉबर्ट्स, ऐसे तमाम बड़े लोग हैं, विदेशी जो हैं, भारत में आके अपना आत्मज्ञान करते हैं, अपना सेल्फ डिस्कवरी करते हैं। तो ये कहानी थी टेड केजेंस्की की, एक ऐसे जीनियस की जिन्होंने अपना फ्यूचर और आने वाले फ्यूचर के बारे में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन की थी, जो आज भी मुझे लगता है कि वैलिड थी। उनका तरीका गलत था अपनी बात रखने का। तो दोस्तों, ये कहानी जो है असली घटना पे है और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आपका फीडबैक नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, एवरी फीडबैक इज वेलकम। और आपका कोई सुझाव हो तो मुझे बताइएगा। आज की तारीख है 15 मई। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी एक नए वीडियो के साथ आऊं। और बाकी आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो जो अलग अलग फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं उनको देख सकते हैं। छोटे होते हैं, एंटरटेनिंग हो सकते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं अपने पूरे दिन के बिजी शेड्यूल नौकरी करता हूं, मैं उसके बाद कुछ समय निकालता हूं ताकि आपके लिए कुछ दिलचस्प कहानियां, बातें लेके आ सकूं, ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सके और एक सोसाइटी और बेहतर हो सके। तो अगले वीडियो तक मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।